ओके, सो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने होमवर्क पे दिया था। हाँ, अदिति एंड संस्कार आपको मिल जाएगा वीडियो, डोंट वरी, बट कोशिश करो कि आप रेगुलर लाइव क्लास में देख पाओ। कुछ पार्ट मिस हो जाता है तो उसको बाद में मैनेज करेंगे। इसका डोमेन निकालना है, तो एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के आप इंटरसेक्शन ले लो। तो इसका डोमेन निकाल लेते पहले। तो लॉग का डोमेन निकालने के लिए क्या करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, जो कि भगवान ने पहले से दिया अपने को पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेस क्या है आपका, ये, दिस शुड बी पॉजिटिव, एंड एट द सेम टाइम बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ओके, वेरी गुड। बेस आपका 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका पहला वाला जो फंक्शन था उसका। अब दूसरे वाले फंक्शन की अगर मैं बात करूंगा, तो ये तो बड़ा आसान फंक्शन है ना, बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो अंडर रूट के अंदर का मसाला है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, खत्म। जस्ट सॉल्व दीज 3 इनइक्वालिटीज। ये तो बहुत आसान है। वेवी कर्व मेथड, बस डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना है। वो तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है नहीं, तो लफड़ा ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू, देखो ग्रेटर देन का साइन है ना, मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ बिना वेवी करके। x बिलोंग्स टू, ग्रेटर देन का साइन है तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर वो वाला है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर इन्फिनिटी, ये आ गया। एंड आपका ये चीज 1 नहीं होना चाहिए। ये चीज 1 कब होगा, कर लेते सॉल्व यार। x माइनस टू शुड नॉट बी इक्वल टू x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा यहां से क्या आ गया, देखो x और x कैंसिल हो गया, मतलब -2 इज नॉट इक्वल टू -3, सॉरी -2 इज नॉट इक्वल टू 3, ये तो ट्रू है ना। समझो इस बात की गहराई को समझो, ये चीज ट्रू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये चीज भी ट्रू है। समझ में आ रहा है, फिर से सुनना, -2 -3 के बराबर नहीं होता है, ये गणित की सच्चाई है ना। मतलब ये सच्चाई कहां से चालू हुई है, यहां से। मतलब ये भी गणित की सच्चाई है कि ये वाली चीज कभी भी 1 नहीं होगी, तो अपने को टेंशन नहीं लेना है। दुनिया में कोई भी ऐसा x नहीं है जो इस पूरी चीज को 1 कर पाए, सिंपल सा है ना। क्योंकि ये चीज आ गई अपने पास, ट्रू है, ये ट्रू है मतलब ये भी ट्रू है, ये ट्रू है मतलब ये चीज कभी 1 हो ही नहीं सकती। तो बस खत्म, यहां से आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। वरना मान लो आपका आंसर आता है x इज इक्वल टू 5 रखने पर ये 1 हो रहा है, ऐसा आता है। 5 रखने पर ऊपर वाली चीज 1 हो रही है, तो आपको क्या करना होता, 5 को हटाना होता फाइनल डोमेन से, बट ऐसा कुछ आया नहीं। तो आपके पास दुनिया में कोई भी ऐसा x नहीं है जो इसको 1 कर सके। आगे बढ़ते ये वाला देखते हैं। अच्छा, इसको क्या करते हैं ना अपन, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बना देता हूँ और लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दिया नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, इस चीज में मजा आ रहा है आपको। बनेगा क्या, ये बनेगा लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब छोटा रूट से लेकर बड़ा रूट। आया समझ में, दोनों का क्या लूँ, इंटरसेक्शन, किसका, इसका और इसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन लोगे तो देखो -3 और 2 पहले आप मार्क कर दो, -3 एंड 2 आपने मार्क कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 हॉलो, क्योंकि ओपन है ना, और 2 से लेकर इन्फिनिटी। फिर आप इधर आए, -3 से लेकर 3, -3 तो था और 3 मैंने यहाँ पे बना दी, और -3 पे डार्क आएगा क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड है ना, -3 से लेकर +3। क्लियर है, कोई तकलीफ, क्या कॉमन आया, ये कॉमन आया, ये इतना सा कॉमन आया। ठीक है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन था ये, बता रहा हूँ मैं। तो आप देखिए दोनों को, ये हॉलो है पहले वाला, तो 2 पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओपन। एक भी हॉलो आ जाता है तो आपको ओपन लगाना है। और यहाँ पे दोनों डार्क है, ये तो डार्क है ही, और इसको भी अपन डार्क ही मानेंगे ना क्योंकि यहाँ पे कुछ हॉलो नहीं है। तो 2 से लेकर 3, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। लिख डालो, मैं चेक करता हूँ अगर मेरे पास इसका आंसर है तो, है ना। 2 से लेकर 3 इज द करेक्ट आंसर, फाइन। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये पिछला लेक्चर का था। अभी अपना आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। लिखिए क्वेश्चन, डोमेन ऑफ x माइनस 10 c 20 माइनस एक्स, सॉरी
बहुत ही शानदार है ना एकदम, आपका आंसर जो था एकदम करेक्ट था। 2 to 3, लेकिन नहीं 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 गलत था, है ना, 2 पे ओपन आएगा, ये वाला करते। तो इसका एक ज्ञान लिख लो आप साइड में, लिखिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसका डोमेन निकालो, तो यार ये कौन सा फंक्शन है भाई, है ना, व्हाट इज दिस फंक्शन, तो आपको समझना है कि जब भी आपके पास NCRI, जैसे आपके पास लॉग आता है, log ऑफ x टू द बेस a, तो आप क्या कंडीशन लगाते हो, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव एंड बेस नॉट इक्वल टू 1, यही लगाते हो ना। तो उसी तरह से जैसे log के लिए कंडीशंस होती है, वैसे ही NCR के लिए क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये n और ये r दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, r भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर, बहुत इजी था। दोनों की दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए बेसिकली। और एक और चीज होती है साथ में, n और r का जो डिफरेंस है ना, वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है। और ये तीनों की तीनों क्या होने चाहिए, दिस ऑल शुड बी इंटीजर्स। लिखो पहले, फिर मैं एक बार और अच्छे से समझाता हूँ। तो NCR का मतलब क्या हो गया कि n भी आपका होल नंबर होना चाहिए, r भी होल नंबर होना चाहिए, और n माइनस आर भी होल नंबर होना चाहिए। क्योंकि अरे ये डिनोमिनेटर में आता है, लेकिन इसका फैक्टोरियल आता है ना, तो 0 का फैक्टोरियल आएगा अगर बाई चांस, तो 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, सुनना ध्यान से, अभी मैंने कुछ समझाया भी नहीं है, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ। जब भी आपको मिले समथिंग सी समथिंग, तो ये वाला समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों का डिफरेंस भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो लगा दो भाई, क्या दिक्कत है। ये रहा आपका n, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये रहा आपका r, एंड आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना सब कुछ एक साथ होना चाहिए, एवरीथिंग शुड हैपन साइमल्टेनियसली। 20 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस, n और r का डिफरेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा नीचे, n और r का डिफरेंस क्या हो जाएगा, x माइनस 10, और नीचे क्या है 20 माइनस एक्स, इन दोनों का डिफरेंस, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एंड सेकेंड ये आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 20। चेक कर लेना है ना, रोने मत लग जाना, खुद से चेक कर लो। और यहाँ से थर्ड वाली जो चीज़ है वो आपको क्या देगी, मैं इधर 2 मिनट रुको यार, थोड़ा सा है ना ऐसा लिखो कि यार अच्छे से जगह मिले अपने को। x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड x लेस देन इक्वल टू 20, एंड इधर देखो क्या आएगा, x माइनस 10 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस x, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 30 उधर जाएगा, फिर 2 नीचे आएगा तो 15 बना देगा उसको, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 15। क्लियर है? तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, देखो ओरली इंटरसेक्शन लेते हैं। 10 से बड़ा, 20 से छोटा, क्या आ गया, 10 से लेकर 20। ध्यान से सुनना, जो बच्चा बहुत ध्यान से सुनेगा, हर किसी को इस क्लास में बैठे हर बच्चे को ये चीज समझ में आ सकती है, क्योंकि कॉमन सेंस है। 10 से बड़ा, 20 से छोटा, कॉमन क्या आ गया, 10 से लेकर 20, बिटवीन 10 to 20। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, ये आ गया आपके पास पहले दो का इंटरसेक्शन 10 to 20। फिर इसका इंटरसेक्शन आपको 15 से बड़े के साथ लेना है, तो 10 से 20 या 15 से बड़ा, क्या आ जाएगा 15 to 20, है ना। अगर आप लोग इतना फास्ट प्रोसेस कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है ना। अपने को बस आंसर सही लाना है, 30 सेकंड ज़्यादा भी लग जाएंगे तो डजेंट मैटर, आंसर सही होना बहुत बड़ी बात है। 10 20 सॉरी 15 इधर आएगा ना बीच में कहीं, फिर 20 ऐसा कर लेते हैं, है ना। ये क्या बोल रहा है, 10 से बड़ा या बराबर, ये बोल रहा है 20 से छोटा या बराबर, ये बोल रहा है कि 15 से बड़ा। क्या आया कॉमन, तीनों को कॉमन क्या है, 15 से लेकर 20। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 15 से 15 to 20, ये आपका डोमेन आ जाएगा। और ये सारे इंटीजर होने चाहिए, मतलब 15 to 20 के बीच में भी सारे इंटीजर होने चाहिए। मतलब कितने इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x पॉसिबल है, ना किरुतिका आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। धनुश्री यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आंसर देने में पार्टिसिपेट करें, है ना। तो 15 16 17 18 19 20, बस इतनी वैल्यूज जो होगी ना वो एक्सेप्टेबल होगी x की। आपने कभी ऐसा देखा है क्या 1.5 c 2 सॉरी कुछ बड़ा नंबर लेता हूँ,
15.3 C 7.9 ऐसा कुछ देखा है कभी ना? ऐसा थोड़ी होता भाई, 15 C 7 होता है। दिस मेक सेंस, दोनों इंटीजर होने चाहिए, समझ में आया ना? तो ये जो चीज है, ये सारा का सारा जो है ना वो इंटीजर होगा। गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, फाइंड द डोमेन and range of f of x is equal to 3x plus modulus x अपॉन x। ठीक है, आपको डोमेन तो निकालना ही निकालना है, फिर रेंज भी निकालना है। रेंज, सुनो मेरी बात, एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊं मैं। कभी भी आपको रेंज निकालना हो ना, तो पहला स्टेप होता है कि डोंट पैनिक, आप डोमेन निकालो बस। जस्ट फोकस ऑन कैलकुलेटिंग डोमेन। रेंज हम बाद में देखेंगे, अपने आप आती है रेंज, बता रहा हूं। तो सबसे पहले अपन ये फंक्शन देखा, ठीक है। इस फंक्शन में न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को खुश करने के लिए अपने को क्या कोई x का वैल्यू हटाना पड़ेगा क्या? सोचो, क्या कोई ऐसा x का वैल्यू है जिसके लिए न्यूमरेटर वोंट बी हैप्पी? नहीं, देयर इज नो सच वैल्यू। डिनोमिनेटर पर आते हैं, मतलब न्यूमरेटर को तो सारे रियल वैल्यू चलेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर को बस जीरो से दिक्कत है। तो बेसिकली दोनों में अगर कुछ कॉमन ढूंढा जाएगा तो क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। दिस विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, नाउ लेट मी फाइंड द रेंज। रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो आप देखिए, मॉडुलस आया। मॉडुलस आया तो बच्चा क्या करता है? पैनिक, फड़फड़ाने लगता है कि अरे यार मॉडुलस आया, क्या किया जाए। अरे मॉडुलस आया तो मॉडुलस को खोल दो। दो तरीके से खुलता है बस, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसा भी नहीं है कि 100 तरीके से खुलता है, दो तरीके से खुलता है, खोल दो। देखो मॉडुलस को कैसे खोलेंगे? y इज इक्वल टू 3x प्लस मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। ठीक है, दोनों तरीके से खोलना है। मॉड के अंदर का आइटम क्या है? x। तो दो पॉसिबिलिटी होगी, मॉड के अंदर का आइटम या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा या तो लेस देन जीरो होगा। नहीं आया समझ में? ऐसे ही होता है ना, अंदर का आइटम जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। बहुत ही बढ़िया, डोमेन आपका सही था। जब अंदर का आइटम पॉजिटिव, तो मॉड कैसे खुलेगा? एज इट इज 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x 4। समझ में आ रहा है आपको? 4। फिर आए अपन, जब अंदर का आइटम नेगेटिव, x नेगेटिव, तो मॉडुलस कैसे खुलेगा? विद नेगेटिव साइन। तो कितना आ जाएगा? 2x अपॉन एक्स, मतलब 2। अच्छा, मतलब क्या हो रहा है कि यार मैं तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। समझ, मतलब इतनी हिम्मत है ना अपने अंदर की, वी कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ क्या बनेगा? y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2। समझो समझो समझो, जब x पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 4। जब y को ढंग से बना देता हूँ ना इज्जत से, जब x नेगेटिव है तो क्या बनेगा ग्राफ? y इज इक्वल टू 2। मैं ग्राफ बना के बता देता हूँ आपको, आपको मजा आ जाएगा ग्राफ देख के। थोड़ा सा y एक्सिस को हल्का सा लंबा बना देते हैं। हाँ भाई देखो, सब सब आगे देखो, कितना प्यारा ग्राफ बनेगा इसका। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, मतलब ये पर्टिकुलर x के वैल्यू के लिए, इन x के लिए जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 बनेगा आपका ऐसा, है ना? ये पॉइंट है 0,4। ठीक है, इतना तो अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत पढ़ा है अपन ने, ना? तो ये सब लाइन अपने को एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये सिर्फ पॉजिटिव x के लिए, मतलब इन x के लिए ग्राफ क्या देगा? आउटपुट हमेशा 4। अरे आप कोई भी x रखो पॉजिटिव, आपको हमेशा 4 मिलेगा। ये वाला x रखोगे तो भी आपको 4 मिलेगा, ये वाला x रखोगे तो भी आपको 4 मिलेगा। समझ पा रहे हो बात की गहराई को? आप कोई भी x रखो, आपको रिटर्न में क्या मिलने वाला है? 4। और अगर आपने कोई भी नेगेटिव x रखा, पॉजिटिव पे 4 मिल रहा था और नेगेटिव पे क्या मिल रहा है? 2। तो नेगेटिव पे 2 मिलेगा। तो देखते, जीरो पे हॉलो इधर कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देख रहा हूँ ना, इक्वल टू जीरो पर ये 4 की तरफ जा रहा है। तो जीरो रखने पर यहाँ पे डार्क करा मैंने, इसका मतलब जीरो पर ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू नहीं आ रही है ना? तो आपका ग्राफ जो होगा वो ऐसे निकल जाएगा। थोड़ा सा तमीज से बना देते हैं, सॉरी। ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2। क्लियर है? ये ग्राफ बन गया। मतलब आप कोई भी नेगेटिव नंबर रखो, आपका आउटपुट क्या मिलेगा? हमेशा 2। अरे हमेशा 2 मिलेगा। तो आउटपुट 2 ही मिल रहे हैं, या तो 4 या तो 2। तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज क्या हो जाएगी बताओ? रेंज में बस 2 एलिमेंट आ रहे हैं, क्या?
एलिमेंटल, या तो 2 आएगा रेंज या तो 4 आएगा, मतलब या तो 2 आएगा आउटपुट या तो 4 आएगा, बस 2 ही वैल्यू अपने को आउटपुट पे मिल रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है सबको? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा दिए, ग्राफ नहीं लगना चाहिए, ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान ग्राफ था वो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है ना। चलो एक काम करता हूँ, फाइंड द रेंज। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट निकालिए, y इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 साइन x। ओके, ये दो क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन जो है आपके पास वो ये है, y इज इक्वल टू कॉस 4, कॉस की पावर में 4 x बाय 5 माइनस साइन की पावर में 4 x बाय 5। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, और आप लोग तो करो, ये आपके पास क्या है। सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं ना। रेंज निकालना है आपको, डोमेन नहीं, अभी आपको सिर्फ रेंज निकालना है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन था पहला वाला है ना, इट इज़ वेरी इजी। क्या दिया है आपको, अंडर रूट ऑफ एक्स, साइन के सामने कुछ भी रख दो, मैंने आपको हमेशा बताया है साइन के सामने आप कुछ भी रख दो, है ना। आप रूट एक्स रख दो, आप एक्स स्क्वायर रख दो, आप एक्स का क्यूब रूट रख दो, आप एक्स का क्यूब रख दो, आप यहाँ पे कद्दू रख दो, यहाँ पे लौकी रख दो, साइन का रेंज हमेशा क्या रहेगा, -1 से 1। ठीक है, उसका रीज़न अपन ग्राफिकली समझ सकते हैं, है ना, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो इसका रेंज आ गया, खत्म। यहाँ पे आते हैं, डोमेन तो सबको पता है, डोमेन क्या ही निकालोगे इसका ना, जरा सा डोमेन आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रूट एक्स की वजह से। यहाँ पर आ जाओ, अच्छा कॉस के अंदर क्या रखा गया है, 2 साइन x, मतलब कॉस के अंदर एक फंक्शन रखा गया है, तो कॉस को मिल क्या रहा है, कॉस को वो मिल रहा है जो ये दे रहा है, जो ये आउटपुट देगा। तो 2 साइन x का आउटपुट कितना आएगा, -2 से लेकर 2, आ रहा है समझ, -2 से लेकर 2 का आउटपुट आएगा 2 साइन x का। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन आप सबका सही था। दूसरा वाला क्वेश्चन कशिश एक बार और चेक करेंगे अपन, है ना, ध्यान से देखना। तो कॉस को मिल के रहा है, -2 से लेकर 2 तक का आइटम मिल रहा है, तो कॉस का ग्राफ बनाता हूं मैं। तो कॉस ऑफ 2 साइन एक्स, कॉस का ग्राफ बना दूं पक्का, ये रहा कॉस का ग्राफ बन रहा है, रुको जरा, ये रहा कॉस का ग्राफ। सारे पॉइंट्स बता दोगे आप लोग? आदित्य गर्जे आपका भी सेकंड वाला गलत है, सबका गलत है, आराम से करो, इत्मीनान से करो। ये सबको समझ में आ रहा है कि कॉस के अंदर क्या जा रहा है, -2 से 2 तक का वैल्यू जा रहा है। ये क्या होता है, कॉस कहाँ पर 0 होता है, -π/2, और ये क्या होता है, π/2, cos 90 और -90 पे 0 होता है। π/2 मतलब क्या, 1.57, और ये कौन सा पॉइंट है, 3π/2। चलो ये कौन सा पॉइंट है, पाई, दिस इज पाई, पाई कितना होता है, 3.14, ये क्या है, -पाई, ये कितना होता है, -3.14, है ना। लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, है ना। कहाँ गया भाई, हाँ देखो इधर,
कॉस को क्या मिल रहा है, कॉस को -2 से लेकर 2 के बीच का आइटम फीड किया जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये 1.57, दिस पॉइंट इज 1.57। अरे भाई ये पॉइंट 1.57 है ना, रेडियंस। अरे देखो आप समझो इस बात को यार, कॉस के अंदर क्या जा रहा है, -2 से 2 रेडियंस। आपने जनरली क्या सुना है, कॉस के अंदर 60 डिग्री से 30 डिग्री के बीच की वैल्यू जा रही है, या 30 से 60 की जा रही वैल्यू है ना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज जो है वो डिग्रीज में है, ये चीज रेडियन में, -2 रेडियन से +2 रेडियन। अच्छा तो ये है 1.57 रेडियन और ये 3.14। तो अगर वो 3.14 है, अगर वो 3.14 है तो 2 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और -2 कहां पर आएगा, -2 इधर कहीं आएगा। अरे भाई कॉमन सेंस वाली बात है, 1.57 और 3 इन दोनों के बीच में ही तो 2 आएगा, है ना, और यहां पर भी इन दोनों के बीच में आएगा। मतलब ये वाले -2 से लेकर 2 ये वैल्यूज आप कॉस को इनपुट के रूप में दे रहे हो, तो कॉस आउटपुट कितना देगा, देखते हैं। -2 पर कॉस ने, ध्यान से देखो, -2 पर आउटपुट कितना दिया, ये आया बात समझ में। कॉस ने -2 पर आउटपुट कितना दिया, ये दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज द आउटपुट। और इसके बाद ये ऐसे आउटपुट देता चला जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देख लो भाई, ऐसे इस पॉइंट पर ये आउटपुट आएगा, इस पॉइंट पर ये आउटपुट आएगा। समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ गया ना, बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली व्हाट यू विल गेट, -2 से 2 के बीच में आपको जो चीज मिलेगी वो ये मिलेगी, ये सबसे छोटा वैल्यू क्या है, ये दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। रेंज क्या होती है, छोटे वैल्यू से लेकर बड़े वैल्यू तक। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू तो है 1, दिस पॉइंट इज 0,1। और ये पॉइंट कौन सा है भाई, व्हाट इज दिस पॉइंट, बताओ। क्या इनपुट दिया आपने, 2, तो आंसर क्या आया होगा, cos ऑफ 2 रेडियन। अरे खत्म आपने 2 रेडियन इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा, cos 2 रेडियन। तो ये वाला जो वैल्यू है ये y कितना आ जाएगा, cos 2। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा ना तो कोऑर्डिनेट देखो कैसा आएगा, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं अगर, तो ये आ जाएगा 2, cos 2, और ये आ जाएगा 2, cos -2, -2, -2, cos -2। अगर आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा तो ये वाला पॉइंट देखिए, ये क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर वैल्यू कितना आया है, 0 ना, 90 डिग्री पर वैल्यू आया है cos 90 डिग्री, है ना, -90। 90 पर वैल्यू कितना आया, cos -90, मतलब -90 पर वैल्यू आया cos -90 जो कि 0 होता है। ये वाला वैल्यू कितना, 90, यहाँ पर वैल्यू कितना आया, cos 90 जो कि 0 आ रहा है। तो 90 पर cos 90 आ रहा है तो 2 पर कितना आएगा, ये पॉइंट 2 है ना, तो 2 पर कितना आएगा, cos 2। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये चीज। तो सबसे छोटा वैल्यू कितना हो गया, सबसे बड़ा तो 1 है, और सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, cos 2। cos 2 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। और ध्यान से देखिएगा ये cos -2 है और ये cos 2 है और दोनों सेम है। दोनों को अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, अरे यार cos ऑफ -x जो होता है cos x के बराबर होता है ना, आप इसके अंदर नेगेटिव डालो, नेगेटिव को चबा जाता है, तो cos के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, तो cos -2 और cos +2 दोनों बराबर है। तो सबसे छोटा वैल्यू से लेकर, सबसे छोटा वैल्यू cos 2, सबसे बड़ा वैल्यू 1 से लेकर 1 तक, ये हो जाएगा आपका रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक, डिसेंट क्वेश्चन था ये, लेकिन बहुत आसान था, मुश्किल नहीं था, आगे आप आराम से कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को। हाँ भाई ये वाला थर्ड वाला देखते, तो किसी का भी आंसर नहीं आया था इसमें, -2 से 2 देख के तो आपने पाप कर दिया। सुनो मेरी बात आदित्य, आपका आंसर जो -2 से 2 आया था रेंज का, हो ही नहीं सकता ना, कॉस लफड़ा, कॉस लफड़ा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा कभी भी। अरे 1 से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। मैंने आपको क्या सिखाया कि अंदर आप कुछ भी डाल दो, अंदर आप 2 डाल दो, -2 डाल दो, सॉरी x² डाल दो, x³ डाल दो, x³ रूट डाल दो, कद्दू डाल दो, कुछ भी डाल दो, आपका रेंज हमेशा -1 से 1 ही रहना चाहिए, मतलब उसके अंदर आएगा। जैसे ये चीज़ है ना, जो अगर आप कैलकुलेटर में करोगे cos 2 रेडियंस तो आपको इसका वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगा। थर्ड वाला देखते हैं क्या लिखा है अपने सामने, समथिंग की पावर 4 माइनस समथिंग की पावर 4, है ना, काफी आसान क्वेश्चन है। क्लियर है सबको, ग्राफिकली आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए, तो क्या लिखा है अपने सामने, हाँ ये इसको मैं a² माइनस b² लगा देता हूँ। तो क्या लिखा है, cos² x/5 का स्क्वायर,
माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 5 क्या होता है, 1 होता है। इसको हटा दो, यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सेम चीज फिर से लगाओ आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। या तो ऐसा करो, डायरेक्ट यूज द फॉर्मूला। कशिश आपका आंसर सही है ना, गुड। यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो आप, क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर समथिंग माइनस साइन स्क्वायर समथिंग, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है cos 2a। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है, cos ऑफ 2a का फॉर्मूला होता है ना। cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूले का चार्ट चाहिए तो मैं आपको पूरा फॉर्मूले का चार्ट जो है फिर से सेंड कर दूंगा, है ना। तो ये आ जाएगा cos ऑफ 2x बाय 5, इसका डबल हो गया ना। अच्छा, तो y क्या बन गया, y एक्चुअली ये निकला, दिख रहा था हमको इतना बड़ा, लेकिन निकला ये, है ना। तो भाई कॉस लफड़ा, मैंने आपको बताया कॉस लफड़ा जो होता है उसकी रेंज हमेशा -1 से 1 होती है। चाहे लफड़ा कुछ भी हो, ये 2x/5 है ना, ये कुछ भी होता, रेंज में फर्क नहीं आएगा। रेंज में फर्क तब आएगा जब इसका भी कुछ रेंज होगा। जैसे हमारे पास ये था ना 2 sin x, 2 sin x का अपने आप में एक रेंज था, -2 से 2, तो भाई इसकी औकात -2 से 2 देने की है, किसको, बाहर वाले फंक्शन को। तो बाहर वाला फंक्शन अब आउटपुट जो है वो लिमिटेड दे पाएगा, जो मैंने वाइट वाइट वाला करा ना उतना ही उसका ग्राफ रह जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, करो जल्दी सॉल्व, मेरे को इसका आंसर 60 सेकंड्स के अंदर चाहिए, आपका दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए। क्या लिखा है, y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन का 4th होगा ना, नंबर डाल देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस 2। करो, तो थर्ड वाला आपका आंसर सबका सही था, सागर कीर्ति धनश्री कशिश। नाइस, ये वाला करो आप सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना आंसर तुरंत टाइप करें ना, क्योंकि मेरे से पहले आपका आंसर आ जाएगा, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। तो देखो साइन के अंदर क्या है, लॉग ऑफ समथिंग। अच्छा, लॉग का जो रेंज आएगा, जो लॉग उल्टी करेगा वही साइन को इनपुट के रूप में मिलने वाला है ना। जो लॉगरिदम जो आउटपुट देगा वो साइन के लिए इनपुट बनेगा। तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 का आउटपुट कितना होता है, रेंज नहीं याद है अपने को लॉग की, है ना। ये देखो लॉग का ग्राफ एकदम 3 सेकंड में बन जाएगा। ये बन गया लॉग का ग्राफ। क्या है इसका रेंज, पाताल लोक से आकाश लोक तक। तो आपको मिल क्या रहा है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का सब कुछ, सारी वैल्यूज आपको मिल जा रही है। ठीक है, तो साइन को एक्चुअली क्या मिल रहा है, देखो साइन का ग्राफ बना देता हूं मैं, ये रहा साइन का ग्राफ, है ना, नेवर एंडिंग है। तो साइन को एक्चुअली सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो ये क्या देगा आउटपुट में, जो एक्चुअली यूजुअली जो देता है वही देगा। तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू, साइन यूजुअली देता क्या है, -1 to 1, तो इसकी रेंज नहीं बदलने वाली है। ठीक है, बहुत सारे रेंज के क्वेश्चन करने हैं अपने को, है ना, तो करते चले जाओ, आपको रुकना नहीं है आपको। इसकी रेंज निकालो आप, y इज इक्वल टू -2 की पावर x। चलो एक काम करते हैं, इसको कर दो 3 - 2 की पावर x, है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। करो भाई सॉल्व करो, सही था आपका आंसर, है ना, 4th का, कीर्ति, गुड।
ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x, सबसे पहले तो मैंने आपको ग्राफ उल्टा सीधा करना बताया है ना। आपका भी सही था, संजना एंड सागर एंड कशिश एंड किरुतिका प्रांजलि। ठीक है, थोड़ा लेट आए आपके कमेंट्स तो इसलिए मैंने पढ़ा नहीं था। हाँ भाई देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो इसका ग्राफ आप बना सकते हो 2 की पावर x का। कुछ बच्चे सोचने लगे कि ये कैसे बनाएंगे। अच्छा, इसका ग्राफ बना सकते हो e की पावर x का। हाँ, ये सबको समझ में आ गया, ये बना देंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अरे भाई वैसे ही तो बनेगा ये भी, 2 की पावर x भी ऐसे ही बनेगा। मैंने आपको 2 ग्राफ बताए थे, a की पावर x के 2 ग्राफ बताए थे। एक ग्राफ क्या होता है, a जब 1 से बड़ा हो तो आपका ग्राफ कैसा आता है, कोरोना वायरस के ग्राफ जैसा आता है ये। और जब a छोटा हो 1 से तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, एकदम सेम ग्राफ उल्टा तरीके से, है ना। ऑल्दो अभी अपना केस ये वाला नहीं है क्योंकि आपका जो 2 है ना वो 1 से बड़ा है। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं 2 की पावर x का ग्राफ बना रहा हूँ, फिर उसमें नेगेटिव करने का मतलब क्या हो जाएगा, उसको आप उल्टा कर दो, है ना। x एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा नीचे ले आओ, नीचे वाला ऊपर ले आओ। तो 2 की पावर x का ग्राफ विल बी जस्ट लाइक e टू द पावर x। ये बन गया आपका y इज इक्वल टू 2 की पावर x। इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ग्राफ के साथ खेलना भी एक कला है, मैं बता रहा हूँ। मैं इसको अभी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 की पावर x। सॉरी, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 की पावर x। मतलब इस ग्राफ में जो हिस्सा x एक्सिस के ऊपर है वो नीचे आ जाए, तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया, और नीचे वाला हिस्सा कुछ था ही नहीं। मान लो नीचे भी कुछ ग्राफ होता तो उसको अपन ऊपर भेज देते, है ना। ये नेगेटिव का मतलब ये होता है। तो हो गया माइनस ऑफ 2 टू द पावर x। आपको क्या बोल रहा है कि माइनस ऑफ 2 टू द पावर x में 3 ऐड कर दिया है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा माइनस ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 3, तो एग्जैक्टली वही चीज लिखी है जो ऊपर लिखी है ना, जो नीचे लिखा वही ऊपर भी लिखा है। तो इस ग्राफ को आपको 3 यूनिट ऊपर खिसकाना है ना। और ये तो है आपके पास y x एक्सिस, तो ये एसिम्प्टोड है। यहाँ पे एसिम्प्टोड अपने को पता है जो इन्फिनिटी पे टच करता है। क्या करो, ये पकड़ो और उसको 3 यूनिट ऊपर डाल दो। 3 यूनिट ऊपर रखोगे अगर आप, तो आपके पास ग्राफ कैसा बन के आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरा ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से लिखना। देखिए ये कहां पर है अभी, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 0। अभी असिम्प्टोड कौन है, y इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, x एक्सिस को यही तो बोलते हैं y इज इक्वल टू 0। अब इसको 3 यूनिट अगर ऊपर खिसका दिया मैंने, मतलब y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टू द पावर x को 3 यूनिट ऊपर खिसकाने का मतलब कि असिम्प्टोड को आप 3 यूनिट ऊपर खिसका दो। तो पहले असिम्प्टोड आपका क्या था, y इज इक्वल टू 0। इस पे 3 यूनिट ऐड करने पर बन जाएगा y इज इक्वल टू 3। नाउ द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। जल्दी से रेंज बताओ, कोई भी बता देगा। यहाँ पे ग्राफ जाएगा आपका, पता लोग। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई इसकी, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी। और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, आकाश लोक तक नहीं जा रहा है, ये 3 तक आके रुका हुआ है। और 3 पे भी ऐसा नहीं है कि ये टच कर रहा है, 3 पर ये टच करने की कोशिश कर रहा है ना। तो आपका ग्राफ जो होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू, और उसको अटेन नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने ओपन करा है। अरे यहाँ पे टच नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बीच में देखोगे तो ये हवा है, हल्का सा दिखा ना आपको, ये दिस इज नॉट टचिंग। ये आपको इन्फिनिटी पे जाके टच करता हुआ दिखाई देगा शायद, पता नहीं, इन्फिनिटी पे भी टच ना करे, हो सकता है। तो 3 को वो कभी अटेन नहीं कर पाएगा, बस करना चाह रहा है ना। यही होता है असिम्प्टोड का मतलब। तीनों ग्राफ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से आप बना के बताओ। एक बार आप टाइप करो, क्लियर हो गया हो तो टाइप करो कि आपको ये तीनों ग्राफ समझ में आ गए। 2 टू द पावर x बनाया मैंने, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। उल्टा करने के बाद आपको 3 यूनिट ऊपर खिसकाना था, तो ये पॉइंट पकड़ा आपने, इसको 3 यूनिट ऊपर खिसका दिया। पहले असिम्प्टोड जो था वो y इज इक्वल टू 0 पर था, 3 यूनिट ऊपर खिसकने के बाद y इज इक्वल टू 3 पे हो जाएगा। जैसे ही आपके पास ग्राफ आता है आप रेंज बता सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफिकली रेंज बताना। बिना ग्राफ की रेंज कैसे बताएंगे वो भी मैं बताता हूँ। देखो ग्राफ के साथ आपको एकदम एक्सपर्टीज हो जानी चाहिए। ग्राफ देखते ही आप कोई भी ग्राफ ऐसे ही बना दो, है ना। तो उस चीज़ पे अपन हमेशा टारगेट करते हैं। बिना ग्राफ के कैसे रेंज बनाएंगे, है ना? आपको आगे देखना है, लिखना नहीं है। इसका रेंज बताओ मेरे को क्या आएगा, 2 की पावर x का रेंज कितना आएगा बच्चों, कोरोना वायरस वाला ग्राफ, 0 टू इन्फिनिटी, है ना। 0 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज होती, और बाहर एक माइनस लगा हुआ है और बाहर एक +3 भी लगा हुआ है। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। समझ में आ रहा है, सब कुछ अलट पलट हो गया ना। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 +3। अच्छा, ऐड कर दो। माइनस इन्फिनिटी पर अगर आप 3 जोड़ दोगे 3,
तो भी वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, है ना। और 0 पे 3 जोड़ दोगे क्या बन जाएगा, 0 to 3। तो ये बहुत सस्ता मेथड हो गया, लेकिन इसमें ना विजुलाइज नहीं होता है, फील नहीं आती, आंसर आ जाता है लेकिन फील नहीं आती है। और जब तक फील नहीं आती तो मज़ा नहीं आता है ना, फंक्शंस चैप्टर में एटलीस्ट। तो ये दोनों तरीके करने के, ये मेथड 1 बोल दो और ये हो गया आपका मेथड 2। रुक जाओ, हाँ लिखो। अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। आई होप काफ़ी लोगों को क्लियर तो हो रहा है, लेकिन जिसको नहीं हो रहा है, अगर वो शर्मा रहा है तो ऐसा आपको नहीं करना है। हम 2 लेक्चर और पढ़ेंगे अभी डोमेन और रेंज, मतलब इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि आपको 2 लेक्चर और डोमेन और रेंज ही पढ़ना है, ठीक है। फिर मैं आपको और अच्छे से ग्राफ, मतलब चैप्टर के एंड तक तो आप कोई भी ग्राफ बना दो, कोई भी ऊटपटांग फंक्शन आपको दिया जाएगा, आप ग्राफ बना दोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें। y is equal to tan of pi into x minus pi divided by x square minus 3x plus 4। ये क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे ख्याल से, है ना। एक बार मैं नंबरिंग देख लेता हूँ, करो सॉल्व करो आप लोग। 6 रेंज निकालना है आपको सारे क्वेश्चंस में, अभी जो भी क्वेश्चन आएंगे सब में आपको रेंज निकालना है। करो करो सॉल्व करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको अपीयरेंस जो है जबरदस्ती टफ बना के दे रहा हूँ उसका, ताकि आपको लगे कि इसमें तो बहुत सॉल्विंग लगेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वाला ब्रैकेट जो है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जस्ट गिव इट ट्राई, जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। करो भाई, सॉल्व करो, आंसर आपका आ जाना चाहिए अब तक। तो देखते हैं, काफ़ी जनता जो है वो डर गई कि कैसे करेंगे इसको सॉल्व, है ना। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और आप बोलोगे कि पता नहीं यार ये तो बहुत आसान था। ध्यान से देखना क्या लिखा है। अच्छा ये बताओ मुझे, tan ऑफ n पाई क्या होता है। n यहाँ पर इंटीजर है, अगर n इंटीजर है ना, कोई भी इंटीजर रखो यहाँ पे। tan ऑफ 0, tan 0 कितना होता है 0। tan ऑफ पाई, tan पाई कितना होता है अगेन 0। tan ऑफ 2 पाई अगेन 0। tan ऑफ माइनस 2 पाई अगेन 0, है ना। गलत है कीर्ति, आपका आंसर है ना, फिर से चेक करें। तो हो क्या रहा है यहाँ पे आपके सामने, अगर tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लिखा हुआ है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, देन इट इज ऑलवेज 0, तब तो ये डेफिनेटली 0 है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये क्वेश्चन आपको एकदम मामू बनाया गया है। ये इंटीजर की जगह उसने ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भाई कुछ भी डालो आप एक्स का वैल्यू, आपको आउटपुट तो हमेशा इंटीजर ही मिलने वाला है। अरे यार, आप x माइनस पाई पर कुछ भी x का वैल्यू डालो, चलो आपने x का वैल्यू यहाँ पे डाला अगर 4, है ना, लेट अस से 4 डाला, तो 4 माइनस पाई कितना हो जाएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.86 के अराउंड आएगा। इसका GIF कितना होता है 0। आया क्या एंड में आपके पास, इंटीजर ही तो आया। तो क्यों ना हम इसको GIF की जगह हम इसको सोचे कि ये एक इंटीजर ही तो लिखा हुआ है यार, है ना। दिस इज सम इंटीजर, आप कोई भी x का वैल्यू डालो आपको अंत में तो इंटीजर मिलने वाला है, तो दिस इज नथिंग बट एन इंटीजर, ठीक है। तो आपके सामने लिखा क्या है, tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो न्यूमरेटर तो हमेशा 0 है और डिनोमिनेटर क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई x के लिए डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है।
समझ में आ रहा है? क्योंकि 0/0 तो इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा ना, फिर 0 को अपन काट नहीं सकते। तो एक बार चेक करते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो कहीं 0 हो रहा है क्या। तो सबसे पहले मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, जिसके पैसे नहीं लगते। निकालो इसका डिस्क्रिमिनेंट, कितना आ जाएगा, b² - 4 4 16, नेगेटिव। कोई टेंशन नहीं, ये चीज़ तो कभी 0 होगी ही नहीं, क्योंकि इसका d नेगेटिव है, तो इसका रूट ही नहीं आएगा। रूट नहीं आएगा तो 0 नहीं होगी, ये तो हमेशा लटका हुआ ग्राफ बनेगा इसका क्वाड्रेटिक। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा। तो 0 अपॉन समथिंग पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, देखो आपको ग्राफ दिख रहा है ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो 0 अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, 0। तो आपका फंक्शन क्या था, y = 0, कांस्टेंट फंक्शन था आपका। आउटपुट में आपको हमेशा कुछ भी x का वैल्यू डालो, कुछ भी x का वैल्यू, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, हमेशा 0। तो आपका रेंज क्या आ जाएगा, इकलौता 0 एलिमेंट, 0 नंबर आएगा सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, cos 2x - sin 2x। ये तो बेहद आसान है, बहुत आसान है। बताओ इसका रेंज, बताओ। मैं नहीं बता रहा इसका रेंज, ये मैं आपको 10 बार पढ़ा चुका हूँ, जब भी अपन ने उस समय पढ़ा था। आया आपका आंसर? याद कराता हूँ मैं आपको, देखो cos x प्लस sin x, इसका रेंज होता था हमेशा -√2 से लेकर +√2। याद है आपको, ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 में पढ़ा था अपन ने, है ना, सबको याद होना चाहिए ये चीज़। और यहाँ पे अगर माइनस भी आ जाएगा तो भी आपकी रेंज नहीं बदलती है। ठीक है, और ये x नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी सेम। यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए। ठीक है, तो रेंज क्या आ जाएगी इसकी, y बिलोंग्स टू -√2 से लेकर +√2, खत्म, एक ही लाइन का था ये। कॉस लफड़ा प्लस साइन लफड़ा, -√2 से +√2, रूट लगाएंगे ना, कशिश ध्यान रखना। ठीक है, अब कोई अगर मेरे को बोले कि नहीं सर एक्सप्लेन करके बताओ कैसे कर दिया, देख लो भाई, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लो। हम लोग करते क्या थे, √2 से मल्टीप्लाई करते थे एंड डिवाइड करते थे। तो ये cos 2x - sin 2x, इस पर मैंने क्या करा, बाहर √2 मल्टीप्लाई करो, अंदर √2 से डिवाइड करा। तो ये क्या बन जाएगा, बाहर का √2 रहने दो, अंदर वाला √2 जो है उसको बंटवारा कर दो, इसको भी दे दो और इसको भी दे दो। तो आपको क्या मिलेगा, 1/√2 इंटू cos 2x माइनस 1/√2 इंटू sin 2x। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/√2। 1/√2 होता कितना है, 1/√2 आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, sin 45 लिख दो या cos 45। फॉर्मूला बनाना है आपको बेसिकली। आपने अगर इसको cos 45 लिखा तो cos ए cos b माइनस यहाँ पे sin 45 लिखना ही पड़ेगा ताकि फॉर्मूला जनरेट हो। तो आप इसको लिख दो cos 45, π/4 लिखता हूँ मैं, रेडियन में आजकल ज़्यादा मज़ा आता है। cos 45 इंटू cos 2x माइनस sin 45 इंटू sin 2x। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला। क्या है भाई, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या बन जाएगा ये, cos a cos b माइनस sin a sin b होता क्या है, cos ऑफ a प्लस b, ये होता है। अरे भाई, माइनस वाले फॉर्मूले में प्लस आता था, है ना, याद है आपको, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो अब देखो क्या लिखा, √2 इंटू कॉस ऑफ लफड़ा, मैं आपको अभी सिखा चुका हूँ कि कॉस ऑफ लफड़ा इसकी रेंज क्या होती है, -1 से लेकर 1। अभी अपन ने देखा कि कॉस के सामने कुछ भी रख दो, साइन के सामने कुछ भी रख दो, रेंज में बदलाव नहीं आता है। आ गया अपने पास आंसर। तो ये कितना, √2 अंदर जाएगा तो -√2 से लेकर +√2। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, जो कि मैं शायद बहुत बार बता चुका हूँ आपको, बट कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम हो गया तो अपन रिवाइज कर लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, लिख डालो इसे। आज का पूरा लेक्चर अपन ने रेंज निकाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। फाइंड रेंज क्यों लिख रहा हूँ, मैं तो अपने को बाय डिफ़ॉल्ट निकालना ही है। लिखो भाई, आपके पास फंक्शन क्या है, f(x) और वो दिया हुआ है cot² x माइनस π/4। ठीक है, मेरे को एक चीज़ बताओ, आप टाइप करना है ना,
टाइप करना ध्यान से। अगर कोई फंक्शन है, ध्यान से देखो, अभी सब कुछ छोड़ दो, कोई फंक्शन है अगर अपने पास, उसकी रेंज -1 से लेकर 1 है, समझ में आ रहा है? तो उसके स्क्वायर की रेंज कितनी हो जाएगी ये बताइए, उसके स्क्वायर की रेंज कितनी हो जाएगी ये आप टाइप करिए, फिर ये वाला क्वेश्चन हलवा है। log of something to the base 10, समथिंग में अपन ले लेते हैं x² - 2x प्लस स्क्वायर माइनस 4, सॉरी 2 कर लो स्क्वायर में, ठीक है। करो करो करो, पुराना वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो है ही आपके पास, फिर अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, अगर वो हो जाएगा तो ही इस पे आना। क्या है, log of 1/10 और आर्ग्यूमेंट में अपने पास x² प्लस 2x प्लस 2, काफ़ी आसान क्वेश्चन, तो ट्राई करते हैं अपन इसको। और ये वाला क्वेश्चन कॉट वाला जो था, इसको ट्राई करना, सॉरी 0 to 1, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया। आप सबका आंसर जो है 0 to 1 वो एकदम सही है, ये वाला, क्योंकि यार देखो जब आप स्क्वायर करते हो ना, तो ये चीज़ जो है इसमें लिखा क्या है, -1 to 1 का मतलब क्या है, -1 से 0 है पहले तो, है ना, और उसके साथ ही साथ किसी एक पे क्लोज कर देते हैं, 0 to 1 है, ये लिखा हुआ है आपके सामने बेसिकली। तो जब आप स्क्वायर करते हो तो ये सारे नेगेटिव नंबर है, इनका स्क्वायर होगा तो ये एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे हो जाएंगे, है ना। -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, उसके पहले के जितने भी स्क्वायर आएंगे वो सब इसमें कवर हो जाएंगे, और 0 का स्क्वायर भी इसमें आ जाएगा, तो ये 0 to 1 हो जाएगा। उसी तरह से मैंने आपको जैसे बताया ना कि कॉस ऑफ लफड़ा, इसका रेंज कितना होता है, -1 से लेकर 1, तो यहाँ पे क्या लिखा, कॉट ऑफ लफड़ा। अरे ये जो x माइनस समथिंग कुछ भी लिख देते हैं ना अपन tan कॉट के सामने, इसको आप लफड़ा बोल दिया करो। क्या है ये, एक लीनियर ही तो है, ये एक लीनियर ही तो है भाई, मैंने -π/4 कर दिया, इसका मतलब कॉट के ग्राफ को मैंने थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर दिया है। मैंने आपको ये चीज सिखाई है मॉडुलस के ग्राफ में, जब आप x पर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, ध्यान से लिखना, इसको लिख भी लो हिंदी में चाहे तो अपनी कॉपी में, मैं नहीं लिखूंगा, आपको खुद ही लिखना है। अगर आपने आर्ग्यूमेंट क्या होता है, x, उस पर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ग्राफ जो है बस वो हॉरिजॉन्टल इधर उधर खिसका है, वर्टिकली नहीं मूव हुआ है। तो वर्टिकली मूव नहीं हुआ तो रेंज भी नहीं बदली है, समझ में आ रही है, लिख लो इस बात को आप। और अगर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ है तो कॉट की रेंज कितनी होती थी, कॉट की रेंज होती थी -∞ से लेकर +∞, ये कॉट की रेंज होती थी, है ना, ये पता होनी चाहिए। अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो रेंज कितनी हो जाएगी, अब इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेकर ∞, विद द सेम लॉजिक जो अपन ने यहाँ पे लगाया, ठीक है। कॉट का ग्राफ याद है आपको, मस्ती मस्ती में ग्राफ बता देता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन करो, नीचे लिखा हुआ है कॉट का ग्राफ, मैं ऐसे ही बना देता हूँ। कॉट 0 कितना होता है, cos 0/sin 0, ओहो sin 0 तो 0, तो डिनोमिनेटर में 0 मतलब 0 पर नॉट डिफाइंड है, तो कॉट का ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा बनता है। और ये असिम्प्टोटिक होता है कहाँ पर, उन पॉइंट्स पर जहाँ पर साइन 0 हो रहा है। तो ये लाइन मेरे से स्ट्रेट नहीं बन रही, मेरे को थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गया आपके पास कॉट का ग्राफ, कॉट का, ठीक है, दिख रहा है आपको, पाताल लोक से लेके आकाश लोक तक पूरा, -∞ से ∞, स्क्वायर कर देने पे क्या हो जाता है कि ये ग्राफ जो है ऐसा उल्टा पलट जाता है, तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी अब, 0 से लेकर, अरे स्क्वायर कर दिया मतलब नेगेटिव वाला हिस्सा जो है उसको आपने ऊपर ले आए एक तरीके से, है ना,
तो आपका ग्राफ क्या हो गया, बस ऊपर ही रह गया सारा। तो मिनिमम वैल्यू उस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बस ये मस्ती मजाक के लिए कॉट का ग्राफ बना के बताया ताकि आपको जो है याद रहते रहे सब कुछ। लॉग वाला देखते हैं अपन। 0 to इन्फिनिटी करेक्ट है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट। और 0 पे क्लोज करूंगा या फिर ओपन करूंगा? 0 पे मैंने गलती से ओपन कर दिया है ना, सॉरी, क्लोज करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि 0 तो अटेनेबल है ना, हो रहा है 0 होना पॉसिबल है, 0 पे आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो धनुश्री आपका आंसर देखा जाए तो वही ज़्यादा एक्यूरेट था, बाकी सबका आंसर भी सही है ना। यहाँ पे आ जाओ, कीर्ति आपका आंसर सही है ये वाला, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लिखा है? लॉग ऑफ समथिंग। लॉग को क्या खिलाया जा रहा है? लॉग को वो खिलाया जा रहा है जो ये फंक्शन एक्चुअली में आउटपुट दे रहा है। तो ये वाला फंक्शन क्या है? ये तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कितनी है इस वाले क्वाड्रेटिक फंक्शन की? जितनी भी उसकी रेंज है, जितनी भी उसकी रेंज है, उतना माल जो है वो लॉगरिथम को इनपुट के रूप में मिल रहा है। जितनी भी इसकी रेंज है, उतना का उतना आइटम इसको इनपुट के रूप में मिल रहा है। तो इसकी रेंज कितनी है? मैंने आपको रेंज बताई है -d/4a से लेकर इन्फिनिटी। याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, है ना, अगर इतनी ही दिक्कत जा रही है तो। लेकिन -d/4a जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है क्योंकि जल्दी निकल जाता है। फिर भी चलो, मैं इसका रेंज निकालने के लिए, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने के लिए मैंने क्या करा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। इसका हाफ ले लो, -2 का हाफ -1 बन गया परफेक्ट स्क्वायर। फिर इसके 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं अपन, तो -1 और +2 पहले से था। ये सब मैं सिखा चुका हूँ आपको, है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हमने कम से कम आधा घंटा लगाया है, बहुत बार। ठीक है, बीच वाले का हाफ लेते हैं और फिर उसी के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट्स इट, बन गया। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? ये वाला जो होता है इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ ए नंबर का मिनिमम वैल्यू जो होता है 0 होता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो 0 + 2 कितना हो गया? 2। सबसे छोटी वैल्यू उसकी हो गई 2 और सबसे बड़ी वैल्यू स्क्वायर की इन्फिनिटी हो सकती है, तो 2 to इन्फिनिटी। तो लॉगरिथम को क्या खिलाया जा रहा है? लॉगरिथम को 2 to इन्फिनिटी के बीच का मसाला खिलाया जा रहा है। 2 से इन्फिनिटी के बीच का आइटम उसको फीड कराया जा रहा है। तो लॉगरिथम देगा क्या आपको रिटर्न में? मेरे को क्या पता, लॉग का ग्राफ बना के देख लो। तो लॉगरिथम का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो बेस क्या है लॉग का? 10। 1 से बड़ा है 1 से छोटा? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा है तो आपका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ऐसे याद रखो हमेशा, 1 से बड़ा बेस है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग मतलब पाताल लोक से आकाश लोक। ठीक है, अच्छा, लॉग को जो खिलाया जा रहा है, जो इनपुट मिलता है, वो एक्स एक्सिस में होता है, वाई एक्सिस में होता है? इनपुट तो एक्स एक्सिस में होता है। तो लॉग का इनपुट एक्स एक्सिस में, ये वाला पॉइंट हम सबको पता है। लॉग 1 पर 0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट 1,0, तो 2 यहां पर होगा। अगर 2 यहां पर होगा तो 2 to इन्फिनिटी कहां तक? यहां तक। तो ग्राफ कहां तक? ये वाला ग्राफ वैलिड है। तो ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? ये। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट लिखो, एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 ही आने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? log of 2 to the base 10। ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम कितना? इन्फिनिटी। तो आ जाएगा आपका y बिलोंग्स टू log 2 से लेकर इन्फिनिटी, है ना। लिख लो इसको। टेंथ वाले का आंसर -∞ to इन्फिनिटी गलत था। मैं वही बोलता हूँ ना, मैं किसी एक का सही बोल देता हूँ तो आपको लगता है सही, ऐसा मत करो। अरे यार, ये 2 - 1 1 आएगा ना, मैंने ध्यान नहीं, यहाँ पे 1 कर दो उसको। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 से इन्फिनिटी, सॉरी, तो 1 से इन्फिनिटी आएगा। रुको, इसको चेंज कर लेते हैं। 1 से इन्फिनिटी आएगा, थोड़ा सा आंसर में चेंज आएगा, ऑल्दो आपका आंसर अभी भी गलत है। 1 to इन्फिनिटी के बीच में आपको इनपुट देना है, ये वाला लॉग को, ये वाला एक्स एक्सिस पर इनपुट मिल रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, देखो, ये क्वाड्रेटिक कितना उल्टी करेगा? 1 से इन्फिनिटी, और उतना ही लॉग को इनपुट मिल रहा है। तो 1 to इन्फिनिटी इनपुट मिलने पर लॉग क्या देगा आउटपुट? लॉग ये देगा। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसको चेंज कर लो आप, 0 to इन्फिनिटी। ओके, आगे बढ़ा जाए। इसका देखते हैं अपने, इसका आउटपुट कितना है निकाल सकते हैं अपन, 2 सेकंड लगेगा। परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ मैं, परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। तो a प्लस ये 2 जो बीच वाला टर्म है ना, उसका हाफ किया मैंने, उसका स्क्वायर कर दिया, बस खत्म, ये बन गया। फिर इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं
और 2 तो ऑलरेडी था आपके पास। ये सब मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल नहीं समझाने वाला, आपको खुद से समझना है। तो 2 - 1 कितना हो गया 1, तो x + 1 का होल स्क्वायर। इस पर्टिकुलर चीज़ की रेंज कितनी होगी? सबसे छोटा वैल्यू इसका स्क्वायर का क्या हो सकता है? 0। तो 0 + 1 सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 + 1 जो कि होगा 1। और सबसे बड़ा वैल्यू स्क्वायर का क्या हो सकता है? इन्फिनिटी। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो लॉग को मिल क्या रहा है? लॉग को मिल रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का आइटम। और लॉग को जब जब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का आइटम मिलता है तो वो आउटपुट कितना देगा? अच्छा ये बताओ मेरे को कि ये वाला ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग? बेस जो है 1 से छोटा है तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, यूं बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, और इसको इनपुट के रूप में क्या मिल रहा है देखते हैं। 1 पॉइंट तो हमेशा यही होता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी के रूप में ये इनपुट मिल रहा है। तो ग्राफ ये वाला आउटपुट देगा आपको, है ना। तो सबसे छोटा वैल्यू ग्राफ ने क्या दिया? -इन्फिनिटी। सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिया? ये वाला 0। तो आपका रेंज क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर 0। दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एकदम ग्राफ के साथ आपको मस्ती से खेलना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे ग्राफ बनेंगे आपसे। आंसर कॉपी मत करो एक दूसरे का, है ना। चलिए क्वेश्चन देता हूँ मैं, एकदम 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। लिखिए y = sin of x - 3। इसका रेंज क्या आएगा? देख के ही समझ में आ रहा है ना, साइन लफड़ा। अभी तो आपने सर चिल्ला चिल्ला के बताया, साइन के सामने कुछ भी डाल दो, उसका जो रेंज है उसका रेंज क्या रहेगा? हमेशा -1 to 1 रहेगा। आप एक बार बताइए, ये ग्राफ जो है, क्या ये ग्राफ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ है या वर्टिकली? टाइप करो जल्दी से। साइन ऑफ x - 3, क्या ये ग्राफ शिफ्ट तो हुआ है? क्योंकि अपन ने देखो कुछ ना कुछ तो -3 वगैरह किया है। तो ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ है वर्टिकली? और आपको हॉरिजॉन्टली लिखने के बाद या वर्टिकली लिखने के बाद ये भी टाइप करना है कि कहाँ पर हॉरिजॉन्टली लेफ्ट हुआ है या हॉरिजॉन्टली राइट हुआ है। सब मैं बता चुका हूँ आपको। बिल्कुल सही बात है भाई, ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ है। मैंने आपको अभी समझाया था, कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था, मतलब जो लास्ट लेक्चर रहे होंगे, कि x पर अगर अपन ने कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया या ऐड करा, आर्ग्यूमेंट पर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर ग्राफ जो है ऐसे हॉरिजॉन्टली इधर उधर खिसकता है। तो हॉरिजॉन्टली खिसकने से रेंज थोड़ी ना बदल जाएगी, उसकी रेंज तो वही रहेगी। तो बेसिकली होगा क्या, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, साइन का पुराना ग्राफ बनाता हूँ और फिर नया ग्राफ बनाऊंगा, है ना। जो ओरिजिनली उसका ग्राफ रहा होगा वो कैसा दिख रहा होगा वो मैं बनाता हूँ। तो ये रहा होगा साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ ऐसा रहा होगा, है ना। एक साइकिल बना दिया मैंने दोनों तरफ। अब साइन का ग्राफ क्या हो गया? 3 यूनिट से खिसक गया है लेफ्ट की तरफ। जब भी आप नेगेटिव करते हो, माइनस करते हो, तो लेफ्ट की तरफ खिसकता है, राइट नहीं। हॉरिजॉन्टली राइट नहीं होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, इसको अगर आपको पहचानना है कि कैसे, सर हम तो भूल जाते हैं कि ग्राफ कैसे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे शिफ्ट हो रहा है, अपन बताते हैं। आप देखो कि ये चीज जो है साइन ऑफ समथिंग 0 कब हो रहा है, तो आप x - 3 करके देखो 0 कब हो रहा है। एक्चुअल पे ये 0, पहले तो ये 0 होता था 0 पर ही। अरे भाई, पहले ये 0 पर 0 होता था, x = 0 पर 0। अब ये x = 3 पर 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? x = 3। ये पॉइंट कितना होता है जल्दी बताओ मुझे? पाई, है ना। पाई कितना होता है? 3.14। तो 3 कहां पर आएगा? 3 इसके जस्ट पहले आएगा। बना दूं? सही था, है ना। आप लोगों का आंसर, जितने लोगों ने भी राइट दिया था उनका आंसर जो था दैट वाज करेक्ट। और मेरे को सुनने के बाद जितने लोगों ने लेफ्ट दिया था, है ना, समझ जाओ आप लोग, बाकी काफ़ी लोग थे। चलिए, आपका ग्राफ जो होगा ना वो ये, इसको पकड़ो यहाँ से, ये पॉइंट को पकड़ो और ग्राफ को यहाँ पर रख दो, इधर रख दो, बस खत्म, आपका ग्राफ शिफ्ट हो गया। तो ग्राफ दिखेगा कैसे? अब ये जो है ना येलो वाली लाइन, इसको एक्स एक्सिस की तरह सोचो। येलो वाली लाइन को अब एक्स एक्सिस की तरह सोचो, और ये वाली जो लाइन है व्हाइट वाली जो ग्राफ है इसको आप भूल जाओ। तो ये ग्राफ जो है आपका, ये बन गया साइन का ग्राफ। नया ग्राफ साइन का ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऑल्दो
अगर आप ग्राफ नहीं भी बनाते हो तो भी आपकी रेंज आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे, पुराने दिन अच्छे दिन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 3। कैसे पढ़ते हैं अपन इसको? x इज ऑलवेज इक्वल टू 3 ऐसे पढ़ते हैं ना। अच्छा, इसका रेंज निकालो, जो लिखा है आपके सामने ये वाला जो फंक्शन है, इसका रेंज निकालो। बहुत सिखाया मैंने आपको इसका रेंज निकालना, 2-3 लेक्चर अपन ने यही करा है बस लास्ट ईयर, कि इसका रेंज निकाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कुछ कुछ बताया मैंने आपको ना। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। चलिए सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? हमेशा एक ही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, कि आप इसको y लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो। मैं आपको ये सब बता चुका हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा? y एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर है, देखो मैं बहुत जल्दी करता हूँ ना उसको, तो y माइनस वन एक्स स्क्वायर, y माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, और y एक्स प्लस एक्स, तो हो जाएगा y प्लस वन एक्स, और इधर आ जाएगा y माइनस वन, तो सिंपली y माइनस वन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल। मतलब ये 0 हो रहा है किसी रियल x के लिए, और अगर किसी रियल x के लिए 0 हो रहा है तो इसका d क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, क्या मैंने ये सिखाया था कि y 1 नहीं होना चाहिए। y 1 हो गया तो ये पूरा पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये टर्म अगर 0 हो गया तो आपके पास बचेगा क्या? क्वाड्रेटिक थोड़ी बचेगा, लीनियर बचेगा। और लीनियर में डिस्क्रिमिनेंट थोड़ी लगाते, तो डिस्क्रिमिनेंट लगाने से पहले, है ना, अपन लोगों ने ये चीज सीखी थी कि ये लिखो आप पहले चुपके से, चेक y इज इक्वल टू 1 सेपरेटली। मतलब y 1 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो, मतलब रेंज इसकी रेंज में 1 नहीं आना चाहिए, और अगर आ भी रहा है तो उसको आप सेपरेटली चेक कर लो, है ना। ये चीज अपन ने सीखा था। अब y 1 नहीं है, इसको अपन सेपरेटली चेक कर लेंगे इस वाले बॉक्स में, जब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका तो अपने को पता ही क्या होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? b स्क्वायर मतलब बीच वाला टर्म माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, दोनों सेम है ना, 4 इंटू, चलो कोई बात नहीं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कर लो भाई सॉल्व। एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर यहाँ पे लगा दो सीधे सीधे, क्या आ जाएगा? a प्लस बी, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते आजकल, स्क्वायर ब्रैकेट जो है डरावना लगने लगा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? y प्लस वन प्लस 2y माइनस टू इंटू y प्लस वन माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फटाफट, 2y प्लस वाई 3y, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 3y माइनस 1। यहाँ पे आ जाओ, y प्लस वाई माइनस 2y कितना हो जाएगा? माइनस y, और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सुंदर बनाने के लिए आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस वाई प्लस 3 बन जाएगा, y माइनस 3, और ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, बिना वेवी कर्व के इसका आंसर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू छोटे रूट से लेकर बड़ा रूट। छोटा रूट क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? 3 या 1/3? 1/3। और बड़ा रूट क्या आ जाएगा? 3। ऑल रियल नंबर नहीं आएगा, 1/3 से लेकर 3 तक आएगा आपके पास आंसर। ठीक है, अच्छा, y इज इक्वल टू 1 को सेपरेटली चेक कर लो। इस वाले इंटरवल में 1 अपने आप इंक्लूड हो गया है, तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू 1 में एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो चेक करना बहुत आसान है, रख दो यहाँ पे 1। सब रिवीजन हो रहा है अपना ये एकदम, है ना, पूरा 11वीं कक्षा का अच्छे से रिवीजन हो रहा है। y1 रख दो, क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 रखो, कितना बन जाएगा? 1 प्लस 1 2 इंटू एक्स, यहाँ पे भी 1 रखो, कितना बन जाएगा? 1 माइनस 1 0। तो इसका मतलब क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि y1 हो सकता है, क्योंकि उसके लिए x 0 रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है?
कोई असली x रखने पर ही y 1 हो रहा है, मतलब आप 0 रख दो आपको रेंज में 1 मिल जाएगा, तो आपको 1 को एक्सक्लूड नहीं करना है। therefore y can be 1 at x is equal to 0, hence include it in final range। समझ में आ रहा है? तो फाइनल रेंज में 1 को इंक्लूड करने गए अपन, तो पता चला कि 1 तो अपने आप इंक्लूडेड है। सोचो ना, इस रेंज 1/3 कितना होता है, 0.33 से लेकर 3 के बीच में 1 तो अपने आप आ जाता है ना। क्लियर? चलिए, नाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ x + 1/x। ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यही करना आपको, जब भी आपके सामने क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर ऐसा कुछ भी आ जाए, तो आपको क्या करना है, हमेशा क्वाड्रेटिक बनाना है और d > 0 लगाना है। और ये वाला केस सेपरेटली चेक कर लो। तो x = 0 यहाँ पे रियल आया था। कई बार क्या होता है ना, ऐसा आ जाता है -2 = +7, तो ये नॉनसेंस आ गया। मतलब y = 1 करने पर अपने को नॉनसेंस रिजल्ट मिल रहा है, मतलब y 1 कभी हो ही नहीं सकता है। उस केस में आपको y को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, है ना। ऐसा आएगा हमेशा। दो ही केस आएंगे, या तो आपके पास x का असली वैल्यू आएगा या तो नहीं आएगा। इसको सॉल्व करने के दो तरीके मेरे पास। पहला तो आप अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से कर सकते हो। am और gm से करना बहुत आसान है। दूसरा तरीका ये है कि आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने की कोशिश करता हूँ। क्या करा अपन ने, इसको पहले एलसीएम ले लो, ढंग से इसको लिख दो। कितना आ जाएगा, x² + 1 डिवाइडेड बाय x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, yx = x² + 1। सब कुछ एक तरफ ले जा लो, राइट हैंड साइड। तो x² - yx + 1 = 0, और ये रियल x के लिए 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसका d जो होगा डिस्क्रिमिनेंट डेफिनेटली ग्रेटर रहा होगा 0 से, या तो फिर बराबर रहा होगा, है ना। सिंस x बिलोंग्स टू r, तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट लगा दो। डिस्क्रिमिनेंट लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, b² - 4 × a × c, दिस इज > 0। तो आ जाएगा y² - 4 > 0, तो आ जाएगा y + 2 × y - 2, दिस इज > 0। बिना वेवी कर्व के ग्रेटर देन है ना, तो क्या आ जाएगा, -∞ से लेकर छोटा रूट क्लोज्ड यूनियन बड़ा रूट क्लोज्ड से लेकर इंफिनिटी। अच्छा, कुछ सेपरेटली चेक करने की जरूरत नहीं है आपके पास, ये आ गया आपके पास आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, y = x - ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 - ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस x। ठीक है, एकदम वाहियात क्वेश्चन है। -2 से लेकर 2 इंक्लूडेड, ना 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 ना, गलत। कशिश आपका पहले वाला -2 × 2, अच्छा, सॉरी, आपने ये ब्रैकेट जो है वो बाद में सही करा। ठीक है, करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व अपन। हाँ भाई, कोई भी नंबर जो होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसका फ्रैक्शनल पार्ट का सम। किसी भी नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट।
तो ये देखो ना, अगर मैं GIF को इस तरफ पहुंचा देता हूं तो क्या बनता है आपके सामने, x माइनस GIF ऑफ दैट फंक्शन या दैट नंबर। ये क्या आता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और वही तो लिखा है ऊपर x माइनस ब्रैकेट x, और यहाँ पे भी क्या लिखा है, x माइनस ब्रैकेट x, है ना। वो चीज़ आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, आज के बाद आपको कभी भी ये चीज़ में 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए और देरी नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ क्या लिखी है। नंबर में से उसका इंटीजर निकाल लोगे तो बचेगा क्या, उसका फ्रैक्शन। 1.2 में से अगर आप इसका इंटीजर कितना होता है 1 निकाल दो, क्या बचेगा 0.2। तो वही बात है, इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर जो भी चीज़ लिखी है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और नीचे जो चीज़ लिखी है वो 1 तो है ही ऑलरेडी, और यहाँ पर जो x माइनस ब्रैकेट x लिखा है दैट इज क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, क्या किया जाए, रेंज निकालना है आपको। रेंज अगर निकालना है तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। देखो, आपको ऐसे मौके बहुत मिलेंगे लाइफ में जब आपको ऊपर और नीचे ऑलमोस्ट सेम बनाने का चांस मिलेगा। मैंने क्या करा, ऊपर 1 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से सुनना। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आने से रेंज निकालने में बहुत तकलीफ जाती है। आप एक बार ले आओ बस इस चीज़ को, तो आपकी रेंज आ जाएगी। देखो क्या करा मैंने, इसको 1 ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ y इक्वल्स टू, देखना इधर ये क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी वही चीज़ लिखी हुई है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, ये तो कट गया, और जीरो नहीं हो सकता ना, ये वैसे भी 1 तो एडेड है दोनों में, तो जीरो तो दोनों नहीं हो सकता, तो काट सकते हैं अपन बिना डरे। तो ये चीज़ कटने के बाद 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एक ही दफे आ रहा है बस। ठीक है, एक ही बार आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखते हैं अपन इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका रेंज निकालना है। तो इस पूरी चीज़ का रेंज अगर आप निकालोगे तो वो पूरा रेंज जो है वो सिर्फ इतने से पार्ट पे डिपेंड करेगा। क्यों भाई, इतने से पार्ट पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये 1 भी कांस्टेंट है, ये 1 भी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, तो ये कांस्टेंट थोड़ी ना रेंज को चेंज करेंगे। कांस्टेंट से रेंज में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाला, जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो कर्ली ब्रैकेट से आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज कितना होता है, 0 to 1। अरे भाई डेसिमल होता है ना ये तो हमेशा, तो 0 से 1 ही रहेगा, ये अपन ने पढ़ा है लास्ट क्लास में अच्छे से, है ना। अगर आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी एक बार में ये चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी कि इसका रेंज होता है 0 to 1 होता है। तो आपके सामने लिखा क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक ऐसा नंबर है जो कि 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा है। आप सबसे पहले देखो, ऐसा जब भी आपको मिल जाए ना, एक सिंगल फंक्शन है तो उसका रेंज रख दो और यहाँ पे 0 रखो सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा, 0 रखने पे क्या आ जाएगा, सॉरी ये बिलोंग्स का साइन आ जाएगा ना, y बिलोंग्स टू, तो 0 रखने पर ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 से लेकर, अच्छा 0 पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, से लेकर यहाँ पे 1 रख दो, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 1 पर यहाँ पे ओपन है तो 1 रखने पर जो आउटपुट आएगा वो भी ओपन होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, देखते हैं। ये क्या लिखा है, 1 अपॉन 1 कितना होता है, 0, तो 1 माइनस 1 सॉरी 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 से लेकर, नाउ दिस इज हाफ, ये चीज हाफ लिखी है, और 1 माइनस हाफ कितना हो जाता है, हाफ, 0 टू हाफ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
वीडियो रुक गया है क्या? नहीं चल रहा है। ठीक है, इट इज़ वर्किंग। लिख डालो उसको। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन यार बहुत क्वेश्चंस करे हैं ना, मैंने आपको बोला भी था कि मंडे को अपन रिगरस प्रैक्टिस करने वाले हैं रेंज और डोमेन की। दुनिया भर के एकदम तमाम क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो सारे मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। आपको फिर अभी जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होता है प्रीलिप को सॉल्व करनी ही करनी है ना। हर किसी को आपका होमवर्क कभी भी आपको बर्डन नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगा मैं, लेकिन जितना दे रहा हूँ उतना करेंगे आप। हाँ भाई, ये करो। क्या लिखा है? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। करो, बहुत आसानी करना है, एक ही फंक्शन अंदर फंसा हुआ है। चलो इतना बताओ मुझे, आगे देखो, सब आगे देखो। इसका रेंज कितना होता है? सिर्फ ये फंक्शन होता है तो इसका रेंज कितना होता है? इसका रेंज कितना होता है? 0 to 1। ये अपन कल पढ़ चुके हैं। अगर मैं इस पर अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अब रेंज कितना हो जाएगा? इस पर भी आप 4 मल्टीप्लाई करते हो तो 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 1। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं इस फंक्शन पे 4 की जगह π/4 मल्टीप्लाई करता तो π/4 आप क्या करते हैं? इस पर मल्टीप्लाई करते हैं ना। देखो मैं बता देता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। y इज इक्वल टू π/4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब बताओ मुझे कि ये चीज़ क्या लिखी है? लिखी है 0 to 1, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? 0 इंटू π/4 हो जाएगा π/4, सॉरी 0 इंटू π/4 हो जाएगा 0, और π/4 इंटू 1 हो जाएगा π/4। तो इस पर्टिकुलर चीज़ की रेंज कितनी होगी? 0 टू π/4, है ना। वही चीज़ तो लिखी है, यही तो लिखा है अंदर, और वो tan के अंदर डाल दिया अपन ने। तो tan के अंदर अपन ने एक ऐसा आइटम डाला है जो 0 टू π/4 का आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू tan ऑफ, tan के अंदर क्या डाला अपन ने? कुछ ऐसा आइटम है जो कि 0 से π/4 के बीच का आउटपुट दे रहा है, और वो आउटपुट tan को मिल रहा है। तो tan को अगर 0 से π/4 का आउटपुट मिल रहा है तो tan क्या करेगा? ग्राफिकली देखना है आपको, चलो ग्राफिकली फील कराता हूँ मैं आपको, है ना। देखो tan का ग्राफ बनाते हैं। tan का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो π/2 पर एसिम्प्टोट आता है ना, क्योंकि tan π/2, जहाँ पर tan डिफाइंड नहीं है वहाँ पर एसिम्प्टोट आएगा, है ना। ये π/2 और ये थोड़ा सा मीट्रिक बना देता हूँ -π/2। तो जैसे ही आपने tan का ग्राफ में एक ही इसका साइकिल बनाता हूँ tan का, है ना, सॉरी, ठीक है, जैसे बन गया अच्छा समझो। ये tan का ग्राफ है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। बताओ मुझे भाई पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट होगा आपका π/2, मतलब 1.57। ये चलो 1.57 की जरूरत नहीं, ये π/2 है तो π/4 की तरह आएगा, 45 डिग्री उसके बीच में आएगा ना। तो 45 डिग्री होगा ये वाला पॉइंट, और ये होगा 0। 45 डिग्री इसको सॉरी 0 डिग्री इसको मिल रहा है, और 45 तक। तो ये वाले इनपुट अगर आप दोगे तो tan को आउटपुट कौन कौन से देने पड़ेंगे? ये वाले आउटपुट tan देगा, है ना। तो tan ने कहाँ से कहाँ तक आउटपुट दिया? tan 0 से लेकर tan 45 तक। tan 0 कितना होता है? 0। tan 45 कितना होता है? 1। 0 इंक्लूडेड है क्या? हाँ, तो tan 0 भी इंक्लूडेड होगा, और tan 45 एक्सक्लूडेड है तो 1 भी एक्सक्लूडेड होगा। तो y आ जाएगा आपका 0 to 1। लिख लो, आपको रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन ना। ग्राफिकली बता, ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे डायरेक्टली 0, tan 0 कितना? 0, tan 45 कितना? 1, खत्म, है ना। तो ग्राफ से मैंने इसलिए बता दिया तो ताकि थोड़ा स्टाइलिश लगे ना मेरे को, कि हाँ फील आ रही है। लिखते जाओ, ये लिख लो पहले।
ठीक है, tan of pi by 4 into signum of ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिग्नम फंक्शन सबको आता है? सिग्नम फंक्शन चलो देखते हैं सिग्नम क्या बोलता है। सिग्नम बोलता है कि मेरे अंदर अगर आप पॉजिटिव नंबर डालोगे तो मैं क्या हो जाऊंगा 1, और अगर मेरे अंदर आप 0 डालोगे तो मैं 0 हो जाऊंगा, और मेरे अंदर अगर नेगेटिव डाल दिया तो मैं -1 हो जाऊंगा ना। कोई टेंशन ही नहीं है, बाकी इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अपन ने देखा है सिग्नम के अंदर क्या जा रहा है, सिग्नम के अंदर कर्ली ब्रैकेट ऑफ समथिंग जा रहा है। कर्ली ब्रैकेट ऑफ समथिंग होता क्या है भाई? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, और 0 से 1 के बीच में अगर फ्रैक्शन होता है तो सिग्नम को मिल क्या रहा है? सिग्नम को मिल रहा है 0 से लेकर 1 का इनपुट, 0 से लेकर 1 का इनपुट। तो सिग्नम देखो 0 से लेकर 1 में बस 0 ऐसा पॉइंट है जहां पर 0 देगा। तो ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है इसका आउटपुट कितना आएगा? या तो 0 आएगा जब आप 0 रखोगे, उसके अलावा आप जो भी नंबर रखोगे वो पॉजिटिव ही आने वाला है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा मतलब पॉजिटिव नंबर है ना। पॉजिटिव नंबर का सिग्नम क्या आता है? 1। तो आपके पास या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा आउटपुट के रूप में इस पर्टिकुलर फंक्शन का आंसर, और इसमें π/4 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, 0 और 1 ऐसा लिख देता हूँ, 0 और 1 करली ब्रेसेस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। और 0 उसमें π/4 मल्टीप्लाइड है, और tan बाहर फंक्शन के रूप में दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं होगा। सोचो, इसके दो ही आंसर आएंगे। ये जो येलो सर्कल है ना, इसके दो ही आंसर आएंगे। पहला आंसर क्या आएगा? पहला आंसर आएगा या तो 0, और दूसरा आंसर आएगा या तो 1। ठीक है, चलिए अगर 0 आया आंसर तो tan को क्या मिलेगा इनपुट? tan ऑफ π/4 इंटू 0 मतलब tan ऑफ 0। तो एक आंसर ये आएगा, दो ही आंसर आएंगे इसके ना, रेंज में आपके दो ही एलिमेंट मिलेंगे। और अगर 1 आया तो tan ऑफ 1 इंटू π/4 कितना होता है? tan π/4। tan π/4 कितना होता है? 1। तो आपको दो ही फंक्शन मिलेंगे। तो f ऑफ x बिलोंग्स टू जस्ट टू वैल्यूज, एलिमेंटल वैल्यूज, tan 0 और 1। tan 0 कितना होता है? 0, और 1 तो 1 ही। यहाँ लिख लो आप, है ना, ढंग से लिख लेता हूँ, tan π/4। तो f ऑफ x का रेंज कितना आ जाएगा? लिख लो y बिलोंग्स टू एलिमेंटल वैल्यू, ये हो गया आपका रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, लिख लिया भाई? चलो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने आज रेंज के, और अपना टाइम भी हो गया है। बट 2-3 क्वेश्चन तो होमवर्क देने के लिए बनता है, ताकि आप क्लास नोट्स रिवाइज तो करो। फाइंड रेंज, कौन सा क्वेश्चन था? मैं भूल गया क्वेश्चन का नंबर। चलो कोई बात नहीं, आप लिख लो 1/x² प्लस x प्लस 1, है ना। इसका रेंज निकालना है आपको। फिर मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x का रेंज निकालना है। ठीक है, दूसरा वाला जो है थोड़ा मुश्किल है। बस इतना ही काफ़ी है। होमवर्क लिखिए। प्रीलिप को 40 तक किया अपन ने, तो आपने को क्या करना है? क्वेश्चन बिलोंगिंग टू 41।
70 तक कर लो, ठीक है। जस्ट 30 क्वेश्चंस, ये आपका आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, आज की आज। सही, ब्रेक में करना, एक साथ 70 क्वेश्चन करने की कोशिश, 10 क्वेश्चन करो, फिर थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ो, है ना, उसमें अच्छा खासा टाइम दो, फिर आप थोड़ा और 10 क्वेश्चन कर लो, ब्रेक लो, है ना, एक सिटिंग में मत करना। हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। कल मिलते हैं अपन। ये आपको बस डोमेन वाला क्वेश्चन करना, और ये वाला जो 2 क्वेश्चन दिए ना, ये आपको इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। तो आज अपन ने रेंज बहुत डिटेल में पढ़ा है, अच्छे से उसको रिवाइज करना, नोट्स रिवाइज करना आज का बहुत ज़रूरी है। हाफ एन आवर दो, नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।